वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मेरे साथ फ़ारूक बलूच मौजूद हैं पॉडकास्ट के ऊपर। उनसे मेरी मल्टीपल चीज़ों पे बात हुई है। इनफैक्ट उनको मैंने ये बताया कि जब समा मनी वो कर रहे थे तो उस टाइम पर जो मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी थी उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया था समा मनी ने, क्योंकि वो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोस उस टाइम पर वो कर रहे होते थे। आज वो यूके बेस्ड हैं, उनसे काफ़ी चीज़ें यूके से रिलेटेड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि वो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट भी हैं, तो उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें मैंने बात की। उन्होंने मुझसे पूछा तो हमने ये हमारी एक इंटरेक्शन थी जो कि टू वे कम्युनिकेशन थी। इसमें सिर्फ मैंने उनका इंटरव्यू नहीं लिया, उन्होंने भी मुझसे काफ़ी चीज़ें पूछी, क्योंकि ये दोनों के चैनल के ऊपर एक साथ आएगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। इस पॉडकास्ट के अंदर अगर वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दें फ़ारूक बलूच का यूट्यूब चैनल और उसका उनका जो लिंक्डइन है, दोनों के लिंक मैंने लगाए मैं इस वीडियो के अंदर। और अगर आपको जाना हो तो उनको ज़रूर जाके फॉलो कर सकते हैं। विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वली, गुड टू सी यू अगेन, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम। जब लास्ट हमने मेरे ख्याल से 1 डेढ़ साल पहले एक पॉडकास्ट की थी, एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा इन टच भी नहीं रहे हम। लेकिन सिचुएशन कुछ इस तरह की बनी कि मैंने कहा आपसे भी बात की जाए और थोड़ा से आइडियाज़ एक्सचेंज किए जाएँ। जो सिचुएशन है ओवरऑल दुनिया की, आपको थोड़ी सी इंसाइट्स हैं यूरोप और यूके की, मेरे पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दुबई की है, जहाँ पर ये पूरा एपिसेंटर इस वक्त सिचुएशन हुई हुई है। तो हमने कहा थोड़ा सा एक्सचेंज किया जाए, और स्पेशली जो नए लोग हैं, जो मुझे पता है कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस तरह की सिचुएशन के अंदर, तो थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन किया जाए कि मैंने तो एटलीस्ट, और आपने भी आपने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म चलाया हुआ है पाकिस्तान के अंदर, उसके बारे में भी बात करते हैं। बट स्टिल थोड़ा सा रीअश्योरेंसेस मिलनी चाहिए लोगों को कि इस तरह की सिचुएशन के बाद होता क्या है। सो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं फ़ारूक, कि आप इस वक्त कहाँ पर हैं, कहाँ पर थे, कहाँ से स्टार्ट किया, एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? यार लेटेस्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तो मैं लंदन में बेस्ड हूँ और फिनटेक है, फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है ऑक्टस। असल में अभी रिसेंटली रीब्रांड हुई है, पहले ये रीऑर्ग कहलाती थी, अब ऑक्टस कहलाती है। इट्स एन अमेरिकन फाइनेंशियल रिसर्च फर्म। तो हम क्रेडिट रिसर्च करते हैं, आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि वी आर द ब्लूमबर्ग ऑफ क्रेडिट मार्केट्स। वहाँ मैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता हूँ। प्रोफाइल मेरा पब्लिक है, लिंक्डइन पे लोग देख सकते हैं। तो बेसिकली कंपनी रिपोर्टिंग ही है, हम कंपनीज को स्टडी करते हैं, तमाम वो कंपनीज जो किसी भी तरह की फाइनेंशियल स्ट्रेस में हो और लेकिन उनके ऊपर कोई कर्जा हो, यानी कोई बॉन्ड्स इशू किए हुए हों या लोन इशू किया हो। सो ये तो मेरा करंट काम है। आया मैं था यूके 2021 में मार्जरी डीन फेलोशिप पे, और उसमें लकीली मेरी फीस भी पेड थी और स्टाइपेंड भी था, तो किराया विराया भी निकल आता था। तो बस वो 1 साल का मास्टर्स किया फाइनेंशियल जर्नलिज्म में सिटी यूनिवर्सिटी से। उधर भी अभी अब आगे जाके हम बात करेंगे, लेकिन यूके यूनिवर्सिटीज़ भी स्ट्रगल कर रही हैं क्योंकि अभी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एनरोलमेंट फॉल हो रही है। इसकी वजह से उसका मर्जर हो गया, तो अब वो सिटी सेंट जॉर्ज यूनिवर्सिटी कहलाती है। यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेशन हो रही है हायर एजुकेशन सेक्टर में। तो वहाँ से मैंने मास्टर्स किया और फिर इस कंपनी को ज्वाइन। उससे पहले ऑब्वियसली पाकिस्तान में काफ़ी टाइम गुजारा है एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट। लास्ट असाइनमेंट समा मनी था, जिसके हवाले से ज़्यादातर लोग जानते हैं। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच। आप भी तो बताएं अपने बारे में। इनफैक्ट ऑब्वियसली आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन ज़रूर बताएं आप थोड़ा सा कि आप कब मूव हुए और पीछे पाकिस्तान में कहाँ से हैं आप, और एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, और इस वक्त प्रोफेशनली क्या कर रहे हैं। मैं 2009 में मूव किया था दुबई, और उस वक्त से लेकर अब तक दुबई के अंदर ही हैं। डिफरेंट मैंने कंपनीज में काम किया। टेलीकॉम इंजीनियर बैकग्राउंड से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, बट आई बिन लाइक मैंने यूके से मास्टर्स किया था, उसके बाद मैंने जितनी भी जॉब्स की हैं वो टेलीकॉम इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। इस वक्त भी मैं काफ़ी बड़ा एक ग्रुप है यहाँ पर यूएई के अंदर, उसके अंदर मैं एज अ मैनेजर काम कर रहा हूँ टेलीकॉम से रिलेटेड। बट एट द साइड मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ। प्लस ये कि मेरे अपने छोटी सी साइड हसल्स भी हैं, वो भी मैं कर रहा होता हूँ। सो देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन। और जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो मुझे एक नई डायमेंशन मिली है कि जो जो हमारा क्यूबिकल होता है उसके बाहर बाहर बहुत कुछ चल रहा होता है, तो उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैं कर रहा होता हूँ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। इट्स माई पैशन, एंड वाई आई एम रेफरिंग टू समा मनी एट दैट टाइम, बिकॉज मैंने 2008 में पहली इन्वेस्टमेंट्स की थी स्टॉक मार्केट के अंदर। 50% लॉस के ऊपर मैंने बेच दिया था। 2011 में मैंने दोबारा से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी, वो यूएस मार्केट के अंदर थी, और वो मैंने ट्रेडिंग की थी, बेसिकली इन्वेस्टमेंट्स नहीं की थी। अच्छा। वो मैंने विद इन 2-3 वीक्स मैंने जो है ना काफ़ी बड़ा नुकसान करके, तकरीबन 8-10 हज़ार डॉलर्स का नुकसान था, वो ख़त्म कर दिया था। 2018 में आई थिंक समवेयर अराउंड दैट टाइम मैंने कुछ चैनल्स देखना शुरू किए थे यूट्यूब के अगेन। उसमें समा मनी भी था। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, ये वही टाइम था जिस टाइम पर आप लोग भी अपनी वीडियोस बिल्कुल बिल्कुल, पोस्ट कर रहे थे। 2018 में स्टार्ट तो किया था हमने, 2018-19 के आसपास। हाँ, तो वो जो ट्रिगर पॉइंट था वो ये था, कुछ ऐसी मैंने आपकी वीडियोज़ और कुछ और वीडियोज़ मैंने देखा, और मैंने ये कहा कि यार 2008 में जो मैंने इन्वेस्टमेंट्स की थी, उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी? अगर वही इन्वेस्टमेंट मैं बेचता नहीं 50% लॉस के ऊपर, तो आज क्या सिचुएशन होती? 2011 में जब मैंने यूएस की मार्केट में इन्वेस्ट किया, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं बेचता, तो आज क्या सिचुएशन होती? और आई वाज़ ब्लोन अवे कि मैं
किसी भी पॉइंट पर पिछले 10-15 साल के अंदर चला जाऊं पीछे और उसमें इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ रखा रहता, कुछ भी नहीं करता, तो वो कंपाउंडिंग के बाद मुझे क्या रिजल्ट देती। तो बस उसके बाद से 2018 के बाद से नो लुकिंग बैक, और मैंने फिर स्टार्ट की अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी 2020 के अंदर। कोविड के बाद से मैंने अपना ये यूट्यूब स्टार्ट किया, एंड देन फिर उसके बाद जो मुझको चीज़ें फीडबैक मिलना शुरू हुआ लोगों से, तो बस फिर उसके बाद नो लुकिंग बैक, और उसके बाद से बस ये चल रहा है। ज़बरदस्त। इनफैक्ट आपने समा मनी की बात की तो मुझे याद आ रहा है कुछ वीडियोज़, एक ऐसी थी शायद मैंने आई थिंक मारी पेट्रोलियम था, मुझे नाम से याद है, इसमें मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी कि शेयर प्राइस अपने हिस्टोरिकल पॉइंट से कितना नीचे था, उस हिसाब से लॉस होना चाहिए, लेकिन डिविडेंड और पे आउट की बेसिस पे कितना प्रॉफ़िट हम्म। था। यानी कि वो जो शेयर प्राइस की वैल्यू थी, वो तो सीधा-सीधा बोनस बन गया क्योंकि ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी रिकवर हो राइट। चुकी थी। आई थिंक ये मैंने एक सोलो भी की थी और शायद एक नई जो सरमाया पीके गए हैं, उनके साथ भी एक वीडियो की थी। राइट। बट रियली वेरी गुड टू नो कि अगर आपने किया है तो जो फीडबैक मिलता है तो बहुत खुशी होती है। इनफैक्ट हमने भी किसी को देख के इंस्पिरेशन ली हाँ, थी। ऐसे ही हाँ, होता है। ऐसे ही होता है। और आपने जो डिविडेंड्स की बात की, हम आगे भी बात करेंगे, बट आपको एग्जांपल देता हूँ मैं। कोविड के टाइम पे एमआर का जो स्टॉक, यहाँ पर एमआर जो सबसे बड़ा डेवलपर है यूएई का, एमआर का स्टॉक 1.5 दिरहम पे आ गया था। और कैन यू इमेजिन कि वो 1.5 दिरहम का उस टाइम पर था। अब तो खैर वॉर सिचुएशन है, तो अब उसकी प्राइस 17 दिरहम तक पहुंच गई थी, फिर इस वक्त 12.5 के करीब है नीचे आने के बाद। बट इमेजिन कि वो 1.5 दिरहम का अगर किसी ने कोविड के टाइम पे स्टॉक लिया होता, तो इस साल का जो डिविडेंड था वो 1 दिरहम था। तो इसको इस तरह से कह सकते हैं कि अगर किसी ने 1.5 मिलियन का लेट्स से अपार्टमेंट लिया या घर लिया, उसका किराया आज 1 मिलियन है। तो इमेजिन करें कि किस लेवल का डिविडेंड मिल रहा होता है, जिसको लोग बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, और लोग उसको सिर्फ प्राइस पॉइंट देख रहे होते हैं, जबकि डिविडेंड्स की जो वैल्यूज है वो खत्म कर देते हैं, जिसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। इनफैक्ट इसको हम्म। ऐड करूँ, अपने मार्क की बात की है, एज अ फाइनेंशियल जर्नलिस्ट कुछ कंप्लायंस और रेगुलेशन है जिसकी वजह से मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं खरीद हम्म। सकता, लेकिन इमार का स्टॉक इनडायरेक्टली मेरे पास है क्योंकि मेरे पास एक इमर्जिंग का मार्केट्स ईटीएफ है। इंडेक्स ईटीएफ है जिसमें हाँ। इमार इमार उसके अंदर मौजूद हम्म। है। सो कहीं ना कहीं मुझे भी फायदा हो ही जाएगा लॉन्ग टर्म में। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है, अगर आप होल्ड करके रखें लॉन्ग टर्म में तो डिविडेंड की बेस पे काफ़ी पैसे बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अभी मुझको ये बताएं फारूक, आप क्योंकि यूके में बेस्ड हैं और मैं दुबई में हूँ, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, दुबई यूके में भी इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है। जो सिचुएशन इस वक्त रीजनल, हमारे लिए रीजनल है, आपके लिए वो ग्लोबल इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है, ऑयल प्राइसेस के अंदर, इन्फ्लेशन के अंदर। सो इस टाइम पर लोग यूजुअली जो होते हैं परेशान होते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट हमने देखी है नीचे चली गई है। पाकिस्तान में देख लें, काफ़ी ज़्यादा नीचे गई है। यूएस की स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट कोई 10%, 8% के करीब नीचे चली गई है। कमोडिटीज़ नीचे चली गई हैं, गोल्ड नीचे चला गया है। इस टाइम पे लोग परेशान होते हैं और पुल आउट करते हैं। सो इज इट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट? व्हाट डू यू से फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस? देखिए वैसे तो ये बहुत ब्रॉड सवाल है, लेकिन एज ए बिजनेस जर्नलिस्ट जितने मुझे 12-15 साल हो गए इस फील्ड में, मनी मैनेजर्स के इंटरव्यूज़ किए, काफ़ी रिसर्च भी करते हैं, कंपनीज भी स्टडी करते हैं, और आपने भी शुरू में एक्सप्लेनेशन दी इंट्रो में, तो लॉन्ग टर्म में तो हमेशा मार्केट्स ऊपर आती हैं। अब इस सवाल का जवाब डिपेंड करता है कि कोई बंदा ऑलरेडी इन्वेस्टेड है मार्केट्स के अंदर या स्टार्ट करना चाहता है। अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो उसका तो अभी मेरे ख्याल में बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है, क्योंकि चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं, और जब ज़ाहिर है लोग मजबूरी में बेच रहे होते हैं तो खरीदने वाले को फ़ायदा होता है, उसको सस्ती मिल जाती है। तो एंट्री पॉइंट के हिसाब से तो अच्छा हो सकता है, अस्यूमिंग कि मार्केट्स मज़ीद नहीं गिरती, इस पे हम आगे जाके बात कर लेंगे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि यार 2-4 दिन बाद जंग बंद हो जाती है तो ऑलरेडी इतनी गिरी हुई है, एंट्री पॉइंट के लिए तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात हो गई कि कोई पहले से इन्वेस्टेड है, इस पे भी आगे जाके बात करेंगे, लेकिन यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि कभी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि होता है जैसा आपने शुरू में एग्ज़ाम्पल दी, अगर आप मार्केट को टाइम करने की कोशिश करेंगे तो दुनिया में कोई भी, एंड आई कैन टेल यू, मैं यहाँ पे जिस लेवल के इन्वेस्टर से बात करता हूँ जो क्रीम है वॉल स्ट्रीट की, उनसे मेरा जो डे जॉब है उसमें रब्ता होता है, हर बंदा जो है ना अपना एनालिसिस ज़रूर कर लेता है, बट नोबडी नोज़ फ्यूचर, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। बट हिस्टोरिकल डाटा पढ़ के ये ज़रूर पता चलता है कि हर लंबे अरसे में आप वो 5-10 साल का होराइजन लेंगे तो अपॉर्चुनिटी ज़रूर आती है जहाँ पे मार्केट बहुत चढ़ी हुई होती है। तो अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो आप ज़रूर उसको प्रॉफिट करके बाहर निकलते हैं। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जिसने स्टार्ट करना है आई थिंक बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि आप टाइमिंग नहीं कर रहे, मार्केट को टाइम नहीं कर रहे, आपको लग रहा है एक क्राइसिस सिचुएशन है जिसने अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है, तो ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसके लिए फिर आगे जो अगला सवाल है कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उस पर बात कर सकते हैं। बट अगेन इसमें भी मैं समझता हूँ कि इस वक्त सर्वाइव करना ज़रूरी है, बजाय इसके कि नुकसान पे बेचें, और अगर कहीं पे रिस्क बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है तो थोड़ा सा रीपोजिशन करें, जिसको थोड़ा सा हम आगे जाके बात करेंगे, और लॉन्ग टर्म में फिर ज़ाहिर है आप उससे फ़ायदा उठाएंगे। आपका क्या ख्याल है वैसे इस बारे में? मैं आपको ये सवाल करता बिल्कुल हूँ। ऐसे ही है, क्योंकि टाइमिंग द मार्केट इज बेटर देन टाइम, आई मीन सॉरी, टाइम इन द मार्केट इज बेटर देन टाइमिंग द मार्केट। हमेशा मार्केट के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे मार्केट्स हो रही होती हैं। नो वन कैन प्रिडिक्ट, जो भी कहे कि मुझे पता है कि क्या होगा, इट्स नॉट पॉसिबल।
लोग कंसिस्टेंटली, मतलब एक दफ़ा तो हो सकता है कि किसी ने कुछ कहा हो और वो हो गया हो, प्रिडिक्शन उसकी सही हो गई हो, एक दफ़ा हो जाएगा, शायद दो दफ़ा हो जाएगा, बट कंसिस्टेंटली करना इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल कि किसी के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कब मार्केट ऊपर जा रही है या कब वैल्यूएशन क्या है और क्या मार्केट की वैल्यूएशन सही है कि नहीं है, जियो पोलिटिकल, ट्रंप कोई ट्वीट कर दे, कुछ कर दे, यू नेवर नो, मतलब वहां पर तो इस तरह के लोग बैठे हैं। सो फॉर फॉर अ नॉर्मल पर्सन इट्स इंपॉर्टेंट टू स्टे इन्वेस्टेड, क्योंकि जो सिचुएशन है, आज मार्केट नीचे है बट इवेंचुअली इन्फ्लेशन ऊपर जानी है। और अभी तो जो वॉर की सिचुएशन हमने कोविड में भी देखा है, जब इस तरह के जियोपॉलिटिकल इश्यूज आते हैं, रशियन वॉर थी, उसमें इवेंचुअली इन्फ्लेशन ऊपर जाती है, ऑयल पे इम्पैक्ट आता है। और जब ऑयल पे इम्पैक्ट आएगा तो किसी भी एसेट क्लास को देख लें आप, वो बाद में जाकर उसकी प्राइस राइज होगी, अभी नहीं होगी, बाद में होगी। सो जब भी एक पॉइंट आएगा जिस टाइम पे राइज होना होगा, उस वक्त आप मार्केट के अंदर इन नहीं होंगे और वो आप उसका फायदा उठा नहीं पाएंगे। सो डेफिनेटली यू हैव टू स्टे इन्वेस्टेड। यहाँ पे एक चीज़ बस ऐड कर दूंगा कि नॉर्मली जैसे आपने कहा ना, अगर आप मार्केट में हैं तो प्रिडिक्ट तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब वापस रैली आना शुरू होती है उस वक्त अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो वो तो अपॉर्चुनिटी निकल गई। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है आपने, मैं एक साहब को देख रहा था, एक वॉल स्ट्रीट के वो हैं फॉर्मर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो वो हिस्टोरिकल डेटा शेयर कर रहे थे कि नॉर्मली जब इस तरह के क्राइसिस आते हैं, स्पेशली जो जितनी पिछली वॉर हुई है, गल्फ वॉर थी और 1971 का क्राइसिस था ऑयल का, ये सारी चीज़ें, तो जो फर्स्ट 6 मंथ्स है, बल्कि कुछ दिन के अंदर ही 8-10% मार्केट गिर जाती हैं और पहले 6 मंथ्स में काफ़ी नीचे आती हैं, बट आफ्टर 1 ईयर ऑलरेडी मार्केट ऊपर आ जाती है, पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाती है। तो ये इनिशियल पैनिक सर्वाइव करना होता है। सो आपके ख्याल में वैसे अब अगर ऐसा है, कोई सोचता है कि उसको एंट्री पॉइंट लेना है यहाँ पे, इसको फ़ायदा उठाना है, तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? एंड आई विल आल्सो शेयर व्हाट आई थिंक, लेकिन आपके ख्याल में कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी अच्छा, चाहिए? उसमें हम एक और थोड़े से डिटेल में इसमें जाएंगे जब हम बात करेंगे कि वेयर टू इन्वेस्ट एज बिगिनर, बट ओवरऑल कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, उससे पहले एक और क्वेश्चन कि जो वॉरेन बफे है, वो कहता है कि भाई अगर न्यूक्लियर वॉर भी छिड़ जाती है, मैं तो तब भी इन्वेस्टेड रहूंगा, क्योंकि वो कहता है कि भाई न्यूक्लियर वॉर जब खत्म होगी तो उसके बाद अगर मैं जिंदा रह गया तो मेरे पास तो एसेट्स होंगे, वो इंक्रीज करेंगे बाद में। लेकिन अगर न्यूक्लियर वॉर में मेरी जिंदगी को कुछ हो जाता है तो मेरे पैसों का तो वैसे ही कोई फायदा नहीं था। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए कि आपको हर वक्त इन्वेस्टेड रहना चाहिए, तो कहाँ और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उसकी बात करें। सो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो अपना एक इमरजेंसी बफर आपके पास होना चाहिए, एंड दैट इज डिफरेंट फॉर पर्सन टू पर्सन। बट यूजुअली जो लोग कहते हैं कि 3 से 6 महीने का आपका इमरजेंसी फंड आपके पास मौजूद होना चाहिए, विच इज़ करेक्ट। बट जो लोग जीसीसी में रहते हैं, दुबई जैसी जगह पर, मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मेरे ख्याल से 1 साल का बफर आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आप यूरोप में रहते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट की एक अम्ब्रेला होती है जिसके अंदर आपको लेट्स से 8 महीने का, 9 महीने का, 10 महीने का, कभी कभी साल का, आपको एक इंश्योरेंस होती है जो आपको सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर सैलरी आपको रीइंबर्स होती है अगर आप जॉबलेसनेस की तरफ जाते हैं। यहाँ पर रहते हुए, जीसीसी कंट्रीज में रहते हुए, आपके पास इस तरह का कवर नहीं है। आप दुबई ने स्टार्ट किया था, यूएई ने स्टार्ट किया था कि आपके पास इंश्योरेंस आ गई है, 3 महीने की आपको बेसिक सैलरी मिलती है जब आपकी जब आप लेट्स से ले ऑफ होते हैं, तो आपको 3 महीने की बेसिक सैलरी मिलती है। बट इट्स नॉट इनफ। सो मैं फिर भी कहता हूँ कि 1 साल का होना चाहिए कवर आपके पास, ताकि आप उसको इजीली नेविगेट कर सकें उस सिचुएशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा भी जैसे कुछ आपकी लाइक अपकमिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे अब आप वही चीज़ वेस्ट के अंदर डायरेक्टली इंप्लीमेंट नहीं होती बट जीसीसी के अंदर इंप्लीमेंट होती है। अगर आपके बच्चे बड़े हैं और अगर उनको एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो आप ये नहीं कर सकते कि वो पैसे जो अगले 2 साल 3 साल के लिए यूज़ करने हैं वो आप स्टॉक मार्केट में डाल दें। 2 साल 3 साल के पैसे कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो यूज़ करने वाले हों वो स्टॉक मार्केट में नहीं डालने चाहिए। बाकी के जितने पैसे हैं, लेट्स से 4 साल 5 साल के बाद आपको पता है कि कुछ खर्चा आना है, उसमें से भी कुछ पार्ट आप डाल सकते हैं। बट मैं फॉर माय साइड जब भी इन्वेस्ट करता हूँ, 10 साल का होराइजन लेके इन्वेस्ट करता हूँ। अगर 10 साल तक मार्केट नीचे भी रहती है तो मुझे उसमें मसला नहीं है, मेरी रिटायरमेंट स्टॉक मार्केट से लिंक्ड है। जो कैपिटल मिल रहा होता है स्टॉक मार्केट से डिविडेंड्स की फॉर्म के अंदर, वो मुझको हेल्प आउट करता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसको भी यूज़ नहीं करता बिकॉज आई नो कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग आपको डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, शॉर्ट टर्म में भी, लॉन्ग टर्म के अंदर भी, बट लॉन्ग टर्म के अंदर उसमें ज़्यादा फायदा होता है। वे टू इन्वेस्ट, अगेन वही बात आती है, आप स्टॉक मार्केट तो एक प्राइमरी आपका गोल होना चाहिए ना। अब मैं यूएई में रहता हूँ तो मैं यूएई के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं ग्लोबल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं यूएस के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अगर कोई इंडियन है तो वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। सो ये तो स्टॉक मार्केट लाजमी है किसी को भी एक्सपोजर लेने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट रियल एस्टेट होता है, रियल एस्टेट में आप फिजिकल रियल एस्टेट कर सकते हैं, बट इट्स नॉट ईजी। रियल एस्टेट हमेशा एक एक्सपेंसिव अफेयर होता है जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, और हमने ये देखा है पाकिस्तान जैसे मुल्कों में, इवन इंडिया के अंदर, लोग प्लॉट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, डेड एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, जो कि हमारी एक साइकी है शुरू से।
ये चीज़ ब्रेक करनी चाहिए और लोगों को और डिफरेंट जो इसके ऑप्शंस हैं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के, अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो रीट्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं और चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं थ्रू लेट्स से फ्रैक्शनल ओनरशिप या अपार्ट फ्रॉम दैट कमोडिटीज़ के अंदर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है तो फिजिकल गोल्ड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ईटीएफ्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स इनकम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए सेट कि इमरजेंसी फंड आपको चाहिए होता है 2 साल का, कभी 1 साल का, कभी ज़्यादा लंबे टाइम का, तो उसको आपको स्टॉक मार्केट में नहीं डालना। कुछ पोर्शन शायद गोल्ड में डाल दें, कुछ पोर्शन आप फिक्स डिपॉजिट में डाल दें, कुछ इस तरह की चीज़ों में कर सकते हैं। अब ये परसेंटेज की बात मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि हर बंदे का अलग सिनेरियो बनता है। सो मैं ये कह सकता हूँ ईजिली कि भाई आप 20% स्टॉक्स में डालें, 20% फिक्स में डालें, 50% कैश रखें, वट एवर द केस इज हर महीने की इनकम का। बट ये इसको इतना जनरलाइज नहीं कर सकते, इसके लिए वन ऑन वन अगर आप बात करें तो फिर उसके अंदर थोड़ा सा एक होराइजन मिलता है। बट व्हाट डू यू से फ्रॉम यूके पर्सपेक्टिव, आपको किस तरह से आप सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए? सो फ्रेंड्स, क्विकली मैं एक चीज़ ज़रा रिमाइंड करवा दूं आप लोगों को कि इस चैनल के ऊपर हम बात करते हैं रियल एस्टेट के ऊपर, प्रोडक्टिविटी के ऊपर, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, रीलोकेशन के ऊपर, इमिग्रेशन के ऊपर और इस तरह की और डिफरेंट निशेस के ऊपर हम कॉन्स्टेंटली डिबेट कर रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स के अंदर अपने क्वेश्चंस भी भेजते हैं, मैं Q&A सेशंस भी करता हूँ, मैं वन ऑन वन सेशंस भी करता हूँ, ईमेल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ें लिमिटिंग होती हैं और इनमें उस तरह का स्केल नहीं आ पाता, तो इसकी वजह से मैंने कम्युनिटी भी फॉर्म की हुई है। मेरे एक फ्री डिस्कॉर्ड कम्युनिटी है जो कि आप अगेन लिंक में मौजूद है, उसको जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को नीश किस्म की एक कम्युनिटी चाहिए जिसमें लोग कम हो बट उसमें प्रोडक्टिव बात हो सके, क्योंकि जब डिस्कॉर्ड पे बात करते हैं तो उसमें लोग ज़्यादा होते हैं और जब भी आप फ्री कम्युनिटी की बात करते हैं उसके अंदर 1000 लोग होंगे अगर एक किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसमें थोड़ा सा चीज़ें नॉइजी हो जाती हैं। तो व्हाट्सएप के ऊपर मेरी पेड कम्युनिटी है जिसकी अमाउंट ज़्यादा नहीं है, $13 पर मंथ के ऊपर उसकी अमाउंट है और उसमें पूरी दुनिया से लोग हैं। हम लोग डिफरेंट किस्म की बात कर रहे होते हैं, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपने अपने आइडियाज़ हैं वो शेयर कर रहे होते हैं, नेटवर्किंग कर रहे होते हैं, लिंक्डइन के ऊपर होते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें चल रही होती हैं। स्टॉक्स सिग्नल की कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर किसी ने मुझसे 1-2 दफ़ा पूछा भी है तो मैं स्टॉक सिग्नल्स नहीं दे रहा होता, ना इस तरह की कोई कम्युनिटी है हमारी। आपको ज्वाइन करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक इसका मौजूद है, उसको पे करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपको ये फीस देनी होगी और अगर ये कम्युनिटी जब ग्रो होती है उसके बाद हम इसमें फीचर्स ऐड करते हैं, तो जो पायनियर मेंबर्स होंगे जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं उनकी फ़ीस चेंज नहीं होगी और जो आने वाले मेंबर्स होंगे उनको नई फ़ीस पे करनी होगी। तो इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको जाके आप ज्वाइन करें और लेट अस कनेक्ट। थैंक यू वेरी मच। जो आपने बातें कही आई थिंक तकरीबन ऐसा ही है, सारे एक्सपर्ट्स इन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। मैं यूके पर्सपेक्टिव में आने से पहले 2-3 चीज़ें आपसे क्लियर करूँ। जैसे आपने कहा कि यूएई में बफर ज़्यादा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अगेन ये सब पे डिपेंड करता है। यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि 3 से 6 महीने का, अगेन ये भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। सो लोग नॉर्मली देखते क्या है कि जो आपके फंडामेंटल्स हैं, यानी आपका किराया हो गया, आपकी जो आपकी यूटिलिटीज़ हो गई, ग्रोसरी हो गई, इन सब का एक आपने सम करके एक अमाउंट कैलकुलेट करना होता है। उसको आप टाइम्स 6 कर लें, 8 कर लें, वो फिर आपको ये होता है कि यार अगर नौकरी चली जाती है, कुछ हो जाता है, तो मैं इतने महीने गुजार सकता हूँ। बट उसमें भी ज़रूरी नहीं है कि वो आप जो इमरजेंसी फंड साइड पे रख रहे हैं वो कैश की सूरत में ही रहे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया हुआ है कि मेरा तकरीबन 80-90% जो इमरजेंसी फंड है वो यूके प्रीमियम बॉन्ड्स के अंदर पार्क है। बल्कि अगर पाकिस्तान में भी कोई है तो बॉन्ड्स भी आपको पता है वो प्राइस बॉन्ड कैश की तरह ही होते हैं। ठीक है, उसमें बस एक हैसल ज़रूर है कि आपको उसको कैश करवाना पड़ता है, लेकिन वो कैश ही है, वो गवर्नमेंट की स्कीम होती है पाकिस्तान में भी, यहाँ यूके में भी। तो वो ऐसा पैसा है जो मैं उस पर रिस्क नहीं लेना चाहता। जैसे आपने कहा कि भाई बच्चों की एजुकेशन है या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है, तो स्टॉक मार्केट अगर 5 साल गिरी भी है तो आप लॉस पे निकालेंगे, तो उस पैसे पे आपने रिस्क नहीं लेना। तो उसको इमरजेंसी फंड को भी आप थोड़ा स्मार्टली अगर मैनेज करें, मतलब उसको आप प्रीमियम बॉन्ड में रख लें। जैसे यहाँ यूके का प्रीमियम बॉन्ड है, उसका जो जैकपॉट है वो 10 लाख है, 10 लाख पाउंड, 1 मिलियन। इससे छोटे नाम भी 1 लाख पाउंड का भी निकलता है, 50,000 का भी निकलता है, 25,000 का भी निकलता है। ये बहुत बड़ी रकम होती है और हर महीने ड्रॉ निकलता है। तो बजाय मैं इसके कैश में रखूँ, बैंक उसका फ़ायदा उठाए आगे उसको लैंडिंग करके, मैं अपना प्रीमियम बॉन्ड में रखता हूँ। थोड़ा बहुत मैं कैश भी रखता हूँ। प्रीमियम बॉन्ड में रखने से ये है कि हर महीने ड्रॉ में उसमें पार्टिसिपेशन होती है। चांसेस बहुत ही कम होते हैं, लोगों के सालों तक नहीं निकलते, और लेकिन निकल जाएगा तो अच्छी बात है। कैश में रखने से बेहतर है, और जब अगर आपको लगे पैसों की ज़रूरत है तो आप उसको वापस निकलवा सकते हैं। पर ऑन टॉप ऑफ दैट मैं एक और चीज़ भी कहता हूँ कि सिर्फ इमरजेंसी फंड नहीं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट फंड भी होना चाहिए आपके पास। मसलन अगर आपने 7-8 महीने का आपने रख लिया अपना इमरजेंसी फंड, अपने फंडामेंटल एक्सपेंसेस को सामने रखते हुए, तो हमारा नेचर है कि हमें पैसे खर्च भी तो करने होते हैं ना। कोई एनुअल वेकेशन करनी है, कोई आपने
आउटिंग्स करनी है, फैमिली का रिक्रिएशन करनी है, वो पैसे भी आपके छोटा-मोटा फंड जो है, चाहे आप हर महीने उसमें कंट्रीब्यूट करते रहें, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा जमा होने के बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। आप च छोटा-छोटा हर महीने कंट्रीब्यूट करते रहें, इन्वेस्टमेंट भी करते रहें, इमरजेंसी फंड में भी डालते रहें, उसमें भी डालते रहें। तो उसमें ये होता है कि अगर जब आपको अपनी वेकेशन करनी है, घूमने-फिरने जाना है, तो वो पैसे भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट से नहीं निकालते। ये चीज़ हो गई। अब इसके अंदर जैसे मैंने कहा कि बॉन्ड के अंदर भी रखे जा सकते हैं और फिक्स इनकम में भी रखे जा सकते हैं। अब जिसको बहुत सारे लोग हैं, ज़ाहिर है वो शरिया कंप्लायंट एसेट नहीं है, तो अगर आप किसी बैंक में टर्म डिपॉज़िट अकाउंट में रखते हैं या फिक्स इनकम एसेट में डालते हैं, तो वो आपकी इमरजेंसी फंड या वो आपका कैश सेफ है, ठीक है? उसपे थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। इस वक़्त इंटरेस्ट रेट चढ़े हुए हैं, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट मिल जाएगा और आगे लग भी रहा है कि मज़ीद ऊपर जाएगा। लेकिन जिसने ये काम नहीं करना, उसको सूद नहीं चाहिए, तो ऑब्वियसली वो प्रीमियम बॉन्ड में रख सकता है या पाकिस्तान में प्राइस बॉन्ड में रख सकता है। ये काम किया जा सकता है। अब बात आ गई कंपाउंडिंग वाली जो आपने बात की, उससे भी एग्री करता हूँ। आई थिंक जो हमारी मिडल क्लास होती है, सैलरीड और इनकम क्लास होती है, उनके लिए यही एक तरीका है मिलियनेयर बनने का। ऑब्वियसली इसमें 2-4 साल में आप नहीं बन जाएँगे, डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट्स आपने कैसे मैनेज की हैं, 10-15 साल, 20 साल में, 25 साल में, डेफ़िनेटली। क्योंकि शुरू में अगर आप देखें कंपाउंडिंग के ज़रिए पहले 5, 6, 7 साल में जो अमाउंट बनता है, जो अगर आप कह लें कि पहला जो आपका 1 लाख है, अगर मैं पाउंड की बात कर लूँ, वो मुश्किल से बनेगा, लेकिन उसके बाद का जो 1 लाख है, वो बहुत जल्दी बनेगा, क्योंकि फिर कंपाउंडिंग जो है ना, इट स्टार्ट्स टेकिंग इफ़ेक्ट। तो ये बात हो गई। अब आप यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लें, देखें इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स तो सेम है। आपने जैसे कहा कि भाई आपने डाइवर्सिफ़ाई करना है, आप स्टॉक मार्केट में भी डाल सकते हैं, आप गोल्ड में भी डाल सकते हैं, आप रियल एस्टेट का भी एक्सपोज़र ले सकते हैं, आप बॉन्ड्स के अंदर डाल सकते हैं। तो ये सारे आपको डाइवर्सिफ़ाई करने होते हैं। फिर स्टॉक मार्केट में भी आप इंडेक्स बेस्ड फंड्स में डाल सकते हैं। उसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट अब कहलें बहुत लिमिटेड है। अब जब यहाँ पर आप देखते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। आपने एक एनर्जी सेक्टर का एक्सपोज़र लेना है, तो वो सारे स्टॉक्स हैं, आप इक्विटी मार्केट का ही रिस्क ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ़ एनर्जी सेक्टर का ले रहे हैं। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर का ईटीएफ अलग होगा, आपके माइनर सेक्टर का अलग होगा। तो मुख्तलिफ जगहों पे आप डालते हैं और उसको डाइवर्सिफ़ाई करते हैं। और जो ब्रॉडर इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स होते हैं, अगर मैं अपनी बात कर लूँ, अगेन वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनीबॉडी एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है, मिसाल के तौर पे मैंने एक इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स ईटीएफ लिया हुआ है, जिसमें जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, इंडिया हो गया, आप गल्फ़ कंट्रीज़ हो गई, चाइना हो गया, वियतनाम हो गया, वहाँ की जो अच्छी-अच्छी कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक उसके अंदर हैं। इसी तरह FTSE 100, मैं यूके में रहता हूँ, तो यहाँ की मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए FTSE 100 ईटीएफ बेस्ट है। वो जो वहाँ की ब्लू चिप 100 कंपनीज़ हैं, उनके स्टॉक्स हैं। इसी तरह S&P 500 है, जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट का। तो इस तरह के मैंने इंडेक्स ईटीएफ्स लिए हुए हैं। एक ऐसे बंदे के लिए जिसको ज़्यादा समझ नहीं है, इवन अगर समझ है भी, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है मार्केट्स को स्टडी करने का कि कब कौन-सा मूव लेना चाहिए, तो ये लो कॉस्ट इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ होते हैं, दे आर ऑलवेज़ द बेस्ट ऑप्शन। और इनको फिर इन्वेस्ट करके आप मतलब होल्ड करके बैठ जाएँ, जैसे आपने कहा 10 साल बाद, 15 साल बाद फिर आप निकालें, तो डेफ़िनेटली आप अच्छा इसमें से प्रॉफ़िट लेते हैं। तो ये मेरे हिसाब से तो फिर ऐसे ही करें, तो डाइवर्सिफ़ाई करें। फिर ये है कि जो मार्केट बेस्ड इंडेक्स ईटीएफ्स होते हैं, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। ज़ाहिर है डाइवर्सिफ़ाई ज़रूर करें, जिसमें हम आगे भी बात करेंगे कि अगर साथ में थोड़ा-सा गोल्ड ले लें, और गोल्ड कब लेना चाहिए, या रियल एस्टेट में एक्सपोज़र लेना है, वो कैसे लेना है। इसी तरह से फ़िक्स्ड इनकम में कितना डालना है। जैसे कुछ लोग ये करते हैं कि भाई अगर मेरे पास ₹100 हैं, तो मैं पूरे के पूरे 100 स्टॉक मार्केट में नहीं लगाऊँगा। 50 स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूँगा, 30 जो है वो मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूँगा, 20 मैं फिक्स इनकम में रख दूँगा। तो इस तरह की भी स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। अच्छा, बिल्कुल सही है। इसके अंदर मैं आपसे जो अगला क्वेश्चन है ना मेरा, वो अबाउट टैक्सेशन है, क्योंकि यूएई में रहते हुए, गल्फ़ में रहते हुए पिछले ऑलमोस्ट मैं अब ऑलमोस्ट 17 साल से यहाँ पर हूँ, तो हमने टैक्स को तो छू के भी नहीं गुज़रा। मेरे भी कुछ अभी व्हाट्सएप कम्युनिटी के ऊपर हमारा एक यूट्यूब का ग्रुप है, वो कनाडा में कुछ लोग हैं हमारे जानने वाले। वो आपस में वही बात कर रहे थे कि यार यूट्यूब की जो इनकम है उसको कैसे हम टैक्सेशन के अंदर लाना है, कैसे उसको रिपोर्ट करना है। मैंने कहा ये चीज़ें तो हमने देखी नहीं कभी, क्योंकि टैक्स का तो दूर-दूर तक यहाँ कोई ताल्लुक नहीं है। सो टैक्सेशन पे मुझे बात करनी है, बट बिफोर दैट ईटीएफ की जो आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ पर कुछ ग्रुप्स हैं, मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ वेस्टर्नर्स हैं यहाँ पर यूएई के अंदर। वो आपको पता है कि एक सिंगल ईटीएफ है, जो कि वर्ल्ड ईटीएफ है, सिर्फ उसके अंदर पूरी पूरी उनकी नेटवर्थ मौजूद है। यानी कि वो कहते हैं भाई हमें कुछ करना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, और उसमें वो कहते हैं कि भाई $1 मिलियन, $2 मिलियन, $3 मिलियन कुछ भी है ना, वो आंखें बंद करके उसमें डालते हैं। और उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि देखें, यूएस के साथ कुछ नहीं पता। यूएस का हमने देखा है 10 साल, 2001 से लेकर 2011 तक ज़ीरो रिटर्न था यूएस की स्टॉक मार्केट का। इसी तरह से अगर आप ग्लोबल मार्केट्स देखें, तो यूके के भी ऐसे टाइम गुजरे हैं जिसके अंदर कोई रिटर्न नहीं था। इसी तरह से जापान का देखें तो अभी तक बिल्कुल बुरी हालत हुई हुई थी, अब जाके थोड़ी सी उनकी मार्केट ऊपर गई है। तो यू नेवर नो कि किस मुल्क के साथ कितना बुरा
बुरा आता है। S&P 500 यूएस के जो है वो एक बहुत अच्छा ETF है, बट कि आपकी लाइफ स्पैन के अंदर कितना वो डाउन रहता है, यू डोंट नो। सो फॉर दैट रीजन वो पूरी की पूरी एक वर्ल्ड ETF है। उसमें फ़ायदा क्या होता है, आपको यूएस का एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो टॉप की कंपनीज हैं पूरी दुनिया में वो यूएस की कंपनीज आती हैं। तो उस ETF के अंदर जो आपका लेट्स से 60 to 70% उसका वेटेज है वो यूएस का है। बाकी जो वेटेज है 30 to 40% वो आपका जो ग्लोबल कंपनीज है उसका वेटेज आता है, जिसमें यूरोपियंस भी आती हैं, जिसमें चाइनीज भी आती हैं, ब्राजीलियंस भी आती हैं, जापानीज भी आती हैं। अगर वो उसके अंदर टॉप 3500 कंपनीज के अंदर आएगा तो वो उसके अंदर आ जाएगा। और दूसरी बात ये कि उसमें आपको डॉलर का हेज भी मिलता है, क्योंकि आपको पता है कि लेट्स से डॉलर वैसे तो एक यूनिवर्सल करेंसी है, बट हमने रिसेंटली देखा है जो S&P 500 का जो रिटर्न कम हुआ था वो डॉलर की वजह से ज़्यादा हुआ था इम्पैक्ट, और यूरोप का जो रिटर्न ज़्यादा आ रहा था वो यूरो जो अगेंस्ट डॉलर जो उसकी प्राइस हुई थी उसकी वजह से आया था। सो आपको ये ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आप एक ETF के अंदर डालें और उसके अंदर आपका सारा का सारा एक अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता तो वो एक ETF के अंदर भी सब कुछ अपना इन्वेस्टमेंट करके कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड हो सकता है। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर यूएई के अंदर बहुत सारे टैक्सेस के इश्यूज आते हैं, बट उससे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि जो टैक्स रैपर्स हैं वो किस तरह से आप टैक्सेशन, क्योंकि वहाँ पर यूके में ज़्यादा एक ये चीज़ है जिसमें कैपिटल गेन्स भी आता है, डिविडेंड्स टैक्सेस भी आते हैं और 10,000 किस्म के टैक्सेस आते हैं। तो वो टैक्स ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं आप लोग यूके और यूरोप के अंदर? देखिए, एक तो यहाँ पर यूके गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत सारे टैक्स रैपर्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, जिसके अंदर एक सेल्फ इन्वेस्टेड पर्सनल पेंशन प्लान होता है कि मिसाल के तौर पे आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपकी कंपनी की कोई पेंशन स्कीम नहीं है, तो आप उसमें सिप अकाउंट खोल सकते हैं। ये शॉर्ट होता है उस अकाउंट का, सिप SIPP। उसके ज़रिए खोलते हैं तो उसमें होता क्या है कि अप फ्रंट 60,000 पर ईयर तक भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके अंदर फिर गवर्नमेंट आपको टैक्स बेनिफिट देती है, तो आपकी अप फ्रंट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है और लॉन्ग टर्म में आपको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन अगेन ये प्रोफेशनली मैनेज हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी रिटायरमेंट इस पर बेस कर रही थी। ये एक टैक्स रैपर है, इसके अंदर जो भी आप प्रॉफिट बनाएंगे अपनी इन्वेस्टमेंट पे उस पर जीरो टैक्स होता है। लेकिन साथ में इसकी दूसरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऑब्वियसली एक सर्टेन एज लिमिट से पहले आप उसको निकाल नहीं सकते, वरना फिर पीनलाइज किया जाता है आपको। लेकिन जो सबसे पॉपुलर आयसा होता है ना यहाँ पे, दो है। एक तो कैश आयसा होता है, आयसा से मुराद इंडिविजुअल सेविंग अकाउंट। कैश वाला तो वो है जो इंटरेस्ट में आपको प्रॉफिट लेना है। लेकिन जो दूसरा होता है स्टॉक्स एंड शेयर्स ऐसा, उसमें अगर आप अकाउंट खोलते हैं और फिर आगे आप गोल्ड खरीदें, उससे ETF खरीदें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ भी करेंगे तो अप टू 20,000 पाउंड्स पर ईयर उस पर जो भी आपको प्रॉफिट होगा उस पर जीरो टैक्स। तो मैंने भी ऐसा अकाउंट के जरिए इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो यहाँ पे जो कैपिटल गेंस टैक्स है उससे वैसे बचा जा सकता है। फिर और भी इसके अंदर मजीद काइंड्स हैं आयसा की, 4-5 किस्म की। इसमें सेल्फ इन्वेस्टेड पर्सनल लाइफ टाइम आयसा अकाउंट है जो ज़बरदस्त होता है, लेकिन उसकी फिर एक एज लिमिट होती है। मैं उस एज लिमिट से ऊपर चला गया नहीं खोल सकता, लेकिन वो भी एक ज़बरदस्त प्रोडक्ट है। उसके अंदर भी गवर्नमेंट आपको जो है थोड़ा सा टैक्स रिबेट देती है, अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट आपकी बढ़ जाती है। तो ये टैक्स रेपर्स यहाँ पे मौजूद है। यूरोप का मुझे बहुत अच्छा आइडिया नहीं है, बट यूके के अंदर तो कम से कम ही मौजूद है। इसी तरह इसका इक्विवेलेंट यूएस में भी है, आई थिंक IRA अकाउंट है। जैसे यहाँ पे आयसा अकाउंट है, वहाँ पे IRA अकाउंट है, तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उस पर जो टैक्स है वो जीरो होता है। तो ये टैक्स रेपर्स मौजूद हैं। एक दो बातें आपने जो कही उस पर मैं जानना चाहूँगा कि ये जो आपने कहा था इसके ऊपर, सॉरी मैं भूल गया, आपने शायद इसकी बात की थी ना, आपने इंटरनेशनल जो एक ही ETF है जिसमें सबने इन्वेस्ट किया अपनी लाइफ टाइम सेविंग्स, जो एक उस पर ETF मैं है, ये कहूँगा। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो यहाँ पे भी हम्म। लोग करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिसको बिल्कुल समझ नहीं है, देखिए एट द एंड शायद प्रॉफिट वहाँ भी होगा, क्योंकि जब इतने लंबे के लिए आप उस अरसे के लिए वहाँ डालेंगे और उसके अंदर दुनिया की बेहतरीन कंपनीज होंगी, तो प्रॉफिट वहाँ पे भी होगा। लेकिन देखने के दो तरीके हैं। यहाँ पे एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस नहीं सोचता, वो ये देखता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी प्रॉफिट भी अगर मुझे 10 जगह से मिल रहा है तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ मिलेगा, वो ये देखता है। अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अगर यूएस अलग रखा हुआ है, FTSE 100 यूके का अलग रखा हुआ है, इमर्जिंग मार्केट्स का अलग रखा हुआ है कि चलो यूएस का भी एक्सपोजर ले लें, यूके का भी ले लें, और अगर इन दोनों से बच जाएं तो फिर इमर्जिंग मार्केट्स का भी ले लें। क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स का आप खुद देखेंगे, जो यूएस और यूके जो है वो ऑलरेडी इतनी ग्रोथ आ चुकी है वहाँ पर, या वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ इतनी आसानी से नहीं आएगी, लेकिन इमर्जिंग मार्केट्स में कंपनीज ग्रो कर रही हैं। तो यू कांट अफोर्ड टू मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि शायद आज कह लें कि ये इंडिया, चाइना, वियतनाम वहाँ है जहाँ पे मे बी 20-25 साल पहले जापान, कोरिया थे, या 50 साल पहले यूरोप और अमेरिका थे। तो अगेन वहाँ से जो ग्रोथ आनी है आपने उसको मिस आउट तो नहीं करना, तो इसलिए इमर्जिंग मार्केट्स का भी एक्सपोजर लिया हुआ। अब देन इक्विटी के अंदर ही
ये तो बात हो गई ग्लोबल जो इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ्स होते हैं। पर फिर सेक्टर्स की बात होती है, जैसे अब मेटल सेक्टर है, मुझे लगता है कि दुनिया भर में जो इंडस्ट्रियल डिमांड है उसमें सिल्वर के लिए बहुत ज़्यादा डिमांड है, बुलिश आउटलुक है। इसी तरह कॉपर की डिमांड है, तो मैंने उस तरह के भी ईटीएफ्स लिए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। अब जहाँ पर बात आ गई रिटर्न की, तो मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट तो आएगा आप किसी भी इंडेक्स बेस्ड ईटीएफ में डालें, लेकिन हर थोड़े अरसे में उस 10 साल को भी अगर आप ब्रेक करेंगे तो उसमें कोई ना कोई आपको ऐसे विंडोज़ नज़र आएँगी जिसमें किसी पर्टिकुलर सेक्टर का आउटलुक अच्छा है। तो फिर आपको अपना वेटेज देखना होता है कि यार मेरे पास तो फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ 10,000 पाउंड्स हैं, या सिर्फ़ अगर आप कह लें 10,000 दिरहम है, तो मैंने वो इन्वेस्ट करने हैं। लेकिन क्या अगले 3 सालों में इट मेक्स सेंस कि मैं 50% जो है वो एस&पी 500 में रखूँ और बाकी 50% जो है वो इमर्जिंग मार्केट्स में रखूँ? या फिर इट मेक्स सेंस कि मैं 80% इमर्जिंग मार्केट में रखूँ और 20% मैं एस&पी 500 में रखूँ? तो ये वेटेज देखना ज़रूरी है। तो मैंने अपने आप को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है कि यूएस का मेरा इस वक्त बहुत कम है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा यूएस की जो पिछला पिछला साल अच्छा था एस&पी 500 का, लेकिन अगला साल मुझे इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि मुझे पता है मैं 8-10 साल के लिए कर रहा हूँ, तो वहाँ पर मैंने लिया हुआ ज़रूर है, लेकिन मेरा वेट इतना ज़्यादा नहीं है। फुटसी 100 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आउटलुक अच्छा है, लेकिन इस वक्त तो खैर यहाँ भी इकॉनमी को लेकर चीज़ें हो रही हैं। मतलब अगर 1 महीना पहले बात करें तो मेरा वेट बहुत वहाँ पे ज़्यादा था। इसी तरह मैंने माइनर्स ईटीएफ भी लिए हुए थे। तो ये रीबैलेंसिंग करना भी ज़रूरी होती है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वही बात करते हैं ना कि जो पैसिव इन्वेस्टर होता है वो अपना ईज़ीनेस उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो अगर किसी को थोड़ा बहुत समझ में आता है तो वो अपने हिसाब से रीबैलेंसिंग कर सकता है। बट दीज़ ईटीएफ्स लाइक दिस द वन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्लोबल ईटीएफ, तो अगर किसी पॉइंट पर जाकर लेट्स से यूएस की कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं तो ऑटोमैटिकली उस पे किक आउट हो जाएँगी और उसका जो एक्सपोज़र है वो कम हो जाएगा। वो लेट्स से अभी अभी 60-40 का है, आई डोंट नो मे बी 70-30 का है, बट लेटर ऑन जाकर 60-40 का भी हो सकता है, क्योंकि वो उसके अंदर उतनी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं होगी। सो दिस इज द काइंड ऑफ लाइक इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि है क्या। इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसके रिस्क क्या है। मतलब ये मैं नहीं कह रहा कि आप इन्वेस्ट गलत कर रहे हैं। अगर आपको चीज समझ में आती है कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या है, आपको पता है कि ये रिस्क इसमें होता क्या है, किस तरह से इन्वेस्ट हो रहा है, तो फिर तो इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल। जैसे आपने टैक्स की बात की कि यूके में टैक्सेस आप किस तरह से सेव कर सकते हैं, तो इसमें एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि लोगों को यहाँ समझ नहीं आती यूएई के अंदर, और ये बात मुझे खुद 1.5 साल में समझ में आई थी जब से मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है। मतलब मेरा जो कुछ मेरी रिसोर्सेज हैं जिनको मैं देख रहा होता हूँ, एक इतनी छोटी सी चीज़ के ऊपर आप ये सोचें कि लोगों को नहीं समझ में आता, मुझे खुद 1.5 साल बाद समझ में आया था कि ये मसला क्या है। सो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल के लेट्स से एक वीटीआई का स्टॉक है या ईटीएफ है जो कि यूएस का टोटल जो यूएस का टोटल स्टॉक्स का एक ईटीएफ है। अगर कोई बंदा यूएई में बैठकर उसमें इन्वेस्ट करता है, तो जो डिविडेंड्स उसमें मिल रहे होते हैं, उस पे डिविडेंड का टैक्स जो है वो 30% का है। सो अगर फर्ज करें लेट्स से $100 का किसी ने वीटीआई का स्टॉक लिया हुआ है और उस पे डिविडेंड लेट्स से 1% है, आई थिंक 1.5% ही होगा। तो अगर उसको $1 का डिविडेंड मिलता है तो उसके ऊपर 30% वो टैक्स देगा, यानी कि तकरीबन कोई 30 सेंट्स का टैक्स होगा उसके ऊपर। अगर इसी चीज़ को बढ़ा दें, लेट्स से $10,000 पे चले आएँ, $1,00,000 पे चले आएँ, तो उसका क्वांटम बढ़ना शुरू हो जाएगा। वैसे तो कम लग रहा है, मतलब डिविडेंड पे 30% टैक्स कम लग रहा है आपको, बट जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो फिर क्वांटम भी बढ़ना शुरू हो जाता है। बट इसको बहुत आराम से आप 30% से 15% पे लेके आ सकते हैं, क्योंकि यूके के अंदर जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं लेट्स से यूएस के स्टॉक्स में, तो आपको जो डिविडेंड का टैक्स पड़ता है वो 15% का होता है। तो यूएई के अंदर क्यों नहीं होता वो इसलिए नहीं होता कि यूएई और यूएस की टैक्स ट्रीटी नहीं है। सो जिसकी वजह से आपको उन ईटीएफ्स में इन्वेस्ट करना है, अगर आप स्टॉक्स की बात नहीं करें, ईटीएफ की बात करें, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर तो इवेंचुअली आपको 30% का डिविडेंड पे देना ही देना है। यूके के अंदर आपको वहां पर भी 15% का ऑप्शन मिलता है। बट यूएई के अंदर अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है लेट्स से एप्पल के स्टॉक में, तो उसको इन एनी केस 30% का डिविडेंड पे टैक्स देना है। बट अगर आप ईटीएफ की बात करें तो यहाँ पर आपको 15% का टैक्स भी पॉसिबल है। वो कैसे पॉसिबल है? वो आपको इस तरह से कि जब अगर आप लेट्स से आयरिश डोमिसाइल्ड ईटीएफ लेते हैं, तो जो कि बहुत इजीली आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म से मिल सकते हैं, तो अगर आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 30% की जगह 15% का टैक्स देना होता है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि जो मैंने आपको बताया कि VWRA एक ईटीएफ है जो कि ग्लोबल स्टॉक्स का ईटीएफ है। उसी का जो यूएस का इक्विवेलेंट है वो वीटी है। लेकिन वीटी अगर कोई बाय करता है तो उसके ऊपर उसका जो भी डिविडेंड्स आएंगे वो आपको 30% टैक्स होंगे, और जो VWRA है जो कि आयरिश डोमिसाइल ईटीएफ है, उस पे जो टैक्स इम्प्लाई होगा वो 15% का होगा। नॉट ओनली दैट,
एक और चीज़ जो कि लोगों को समझ नहीं आती वो ये कि अगर आप यूएई में रहते हुए ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं तो 60,000 एंड अबव जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, $60,000 एंड अबव जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पे स्टेट टैक्स भी इंप्लीमेंट होगा। एंड स्टेट टैक्स इज समथिंग, लेट्स से आप कोई भी यूएस के अंदर नॉन यूएस सिटीजन या नॉन ग्रीन कार्ड होल्डर जब भी इन्वेस्ट करता है तो उसकी डेथ के बाद जो प्रॉपर्टी होती है या स्टॉक्स होते हैं उसकी जो इनहेरिटेंस होती है उस पर टैक्स लगता है। सो एनीथिंग अबव $60,000 आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट का टैक्स लगेगा और इट गोज अप टू 60%। सो अगर आपने बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट की हुई है और आपने एक्सपोजर लिया हुआ है वीटीआई वीटी या जो भी स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं आप, और आप बाहर हैं, तो आपकी फैमिली को इतना बड़ा टैक्स बिल बन सकता है। सो टू अवॉइड दैट ऑल्सो, नॉट ओनली जो आयरिश डोमिसाइल्ड ईटीएफ होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं, क्योंकि ना सिर्फ वो टैक्स में हेल्प करते हैं बल्कि वो उस पर स्टेट टैक्स भी नहीं इंप्लीमेंट होता। रीजन बीइंग कि आप जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके अंदर तो वो आयरिश जो एंटिटी है उसके थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, होगी वही चीज, यानी कि वीटी इज एग्जैक्टली गोइंग टू गिव यू द रिटर्न्स एज वीडब्ल्यूआरए, बट क्योंकि वो डोमिसाइल्ड इन आयरलैंड है, जो आपको स्टेट टैक्स लगता है वो टैक्स तो बचाता ही आपका, लेकिन ये इस चीज से भी आपको बचाता है। सो दीज आर द टेक्निकल थिंग्स जो मुझे समझने में 1.5 साल लग गया था। मैं समझ रहा था, उसको देख रहा था, चीज़ों को नहीं समझ में आ रहा था, फिर वही कर रहा था, बट इवेंचुअली मुझे समझ में आया कि अच्छा ये ना सिर्फ ये बल्कि आप कौन से ब्रोकर्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं, कहाँ पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट आ रही होती है, ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि आप एप्पल का स्टॉक खरीद लें जाकर, बट उसके बैकग्राउंड में किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। सो आई थॉट कि वो टैक्स वैसे तो नहीं लगता यूएई के अंदर, क्योंकि यूएई का लोकल टैक्स आपको कोई डिविडेंड के ऊपर, आप लेट्स से अगर आप यूके में हैं फर्ज करें, तो आपको डिविडेंड्स के ऊपर, आपने जो आईएससी की बात की वो तो स्पेसिफिक छोटी अमाउंट के ऊपर लगता है ना, क्योंकि उसके अंदर आपको कैप्स होते हैं। आप लेट्स से आई डोंट नो कि क्या उसमें उनका वो है इस वक्त, आई थिंक £9,000 या £10,000 का साल का आपका एक लिमिट होगी कि उस वक्त तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यूएई में तो ऐसा नहीं है, यूएई में तो जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं, उस पर जितने आपको कैपिटल गेन्स मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं है, बट एट द सेम टाइम दूसरी जगहों पे जो टैक्स लग सकता है वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ फायदा ये होता है जो लोग रेजिडेंसी यूएई की लेते हैं कि आपकी अगर बड़ी अमाउंट है और उस पर कैपिटल गेन्स मिल रहे हैं आपको विदाउट एनी टैक्स आपको मिलता है। बट जहाँ चीज़ प्रॉब्लमैटिक है वो मैं आपको बता चुका हूँ अभी, कि जो डिविडेंड्स का टैक्स और स्टेट टैक्स, ये दो चीज़ें हैं जो आप एक्सपोज हो सकते हैं, जो कि यूएई की वजह से नहीं है बट यूएस के टैक्स लॉस की वजह से है। सही सही। तो आपने बात की कि आपको टाइम लगा समझने में, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बाज़ का आपने कहा ये टेक्निकल चीज़ें समझने में टाइम लगा, बाज़ बात बेसिक चीज़ें लोग जो है ना, या तो उन्होंने कभी इसको एक्सप्लोर ही नहीं किया, उसको पता नहीं होता। मैं यहाँ पर आया तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ कि जैसे अभी हम ऑफलाइन भी बात कर रहे थे कि मेरे कुछ यहाँ पे दोस्त हैं जो बहुत अरसे से यहाँ पर मौजूद हैं यूके में, उनको इतनी बेसिक चीज़ें नहीं पता, जैसे आयसा अकाउंट का नहीं पता, प्रीमियम बॉन्ड्स का नहीं पता। और यही वजह है कि जब इन पे मैंने वीडियोस की तो मुझे काफ़ी रिस्पांस आया, व्यूज़ भी आया, लोगों ने कमेंट्स भी किए, और मैं हैरान था कि लोगों को इन चीज़ों के बारे में नहीं पता, क्योंकि आके लोग बस कमाने में लगे होते हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं होता कि भाई आप सारी ज़िंदगी नहीं कमा सकते। आप कमा रहे हैं, ठीक है, आप मुल्क छोड़ कर आ गए हैं, आप एक्सपर्ट बन गए हैं, आपका पासपोर्ट भी चेंज हो गया है, सब कुछ है, लेकिन अब ये जो आपने सेविंग्स की हैं, ज़ाहिर है जैसा आपने भी कहा रियल एस्टेट तो एक बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो या तो पाकिस्तान वापस जाके वहीं पर प्लॉट खरीदना शुरू कर देते हैं, पाकिस्तानी तो यही करते हैं एक्सपर्ट ज़्यादातर, बैक होम दे स्टार्ट बाइंग प्रॉपर्टीज़ एंड प्लॉट्स। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को पता ही नहीं होता यहाँ पे, हालांकि इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये बेसिक चीज़ें, आयसा अकाउंट हो गया, आपके लाइफ टाइम आयसा अकाउंट हो गया, सिप अकाउंट हो गया, ये चीज़ें उनको पता ही नहीं होती हैं। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा ज़रूरी है कि इस पे अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और ऑब्वियसली आप भी एक एफर्ट कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। आपने जब एक्सपैट की बात की तो थोड़ा इस पे मज़ीद एक्सपैंड करते हैं, ये बताएं कि कितना फ़र्क पड़ता है कि व्हेन यू आर ऑन अ पाकिस्तानी पासपोर्ट, अगर कोई पाकिस्तान से बैठ के इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कंपेयर टू हिम अगर कोई यूके आ जाता है, यूरोप आता है या गल्फ में आता है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाता है या इवन सिटीजनशिप भी मिल जाती है, तो कितनी अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं उसके लिए, और किस तरह से आगे उसका फ़ायदा उठा सकता है। और देन इसी का एक अगला हिस्सा मैं आपसे पूछूंगा कि अगर यूएई में बैठ के कोई यूरोप में इन्वेस्ट करना चाहता है या अमेरिका में, तो किस तरह के इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म या ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है जो क्रेडिबल हो? अच्छा, इसमें जो है वो आपने जिस तरह से बात की कि पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं आपकी जब एक्सपर्ट बनते हैं, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जब पाकिस्तान से आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास एक बड़ी अपॉर्चुनिटी लिस्ट आती है जो कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो दुबई जो लोग आते हैं उनको बस ये पता है कि टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, बट इन्वेस्टमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आपको लेवरेज मिल रहे होते हैं, दे आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कि आपको पाकिस्तान में मिल ही नहीं सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान की रेजिडेंसी आपके पास है तो प्रॉब्लम यह है कि आपके पास ऑप्शंस ही नहीं है कि आप कहीं बाहर इन्वेस्ट कर सकें, अपार्ट अनलेस एंड अनटिल आपकी कोई इनकम बाहर से आ रही हो, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर कैपिटल कंट्रोल की वजह से पैसे नहीं भेज सकते।
और जितने भी मॉडर्न ब्रोकर्स हैं या ऑप्शंस हैं, उसके अंदर जो लेजिट ऑप्शंस होते हैं, उसके अंदर प्रॉब्लम ये होती है कि आपके अपने बैंक अकाउंट से पैसे आने चाहिए। सो अगर आपको यूएई के अंदर भी इन्वेस्ट करना है किसी ब्रोकर के साथ या कहीं भी किसी भी अच्छी जगह पर, तो आपके पैसे जो हैं वो आपके अकाउंट से आने चाहिए, भले वो पाकिस्तान से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो। मसला ये नहीं है कि पाकिस्तान कोई प्रॉब्लमेटिक कंट्री है। लेट्स से अगर आप ईरानियन हैं या सीरियन हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है कि आप वहाँ से पैसे भेजेंगे तब भी आपका अकाउंट ही नहीं खुलेगा, बट पाकिस्तानियों का अकाउंट हर जगह खुल जाता है। द प्रॉब्लम ये है कि स्टेट बैंक ने जो एम्बार्गो लगाया हुआ है कि आप कैपिटल कंट्रोल है, आप पैसे नहीं भेज सकते, उसकी वजह से जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं उनके लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस एंड अनटिल आपकी कहीं बाहर से इनकम आ रही हो, उसको आप रूट कर सकते हैं किसी भी जगह पर क्योंकि वो आपके नाम पे आ रही है। ये तो पहली बात होगी जिसकी वजह से आपकी लिमिट आती है, आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। बात आती है फिर कि आप जब बाहर निकलते हैं तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं। तो आप जीसीसी की बात करें, ऑफ कोर्स यूके और अमेरिका और बाकी कंट्रीज के अंदर भी ऑप्शंस इसी तरह के हैं, बट यूएई में जब आते हैं तो सबसे बड़ी बात आपको टैक्स फ्री इनकम मिलती है। तो टैक्स फ्री इनकम फ़ायदा भी है उसके अंदर और नुकसान भी है। नुकसान ये है कि आपको लगता है कि आपकी सारी इनकम आपके लिए ही है, लेकिन होता ये है कि क्योंकि आपको टैक्स फ्री इनकम मिल रही है, तो वो जो टैक्स फ्री का जो पोर्शन है, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर आपको बेनिफिट देता है, शेल्टर देता है फॉर फॉर वेरियस थिंग्स, लेट्स से कोई आपको जॉब जाती है आपकी या आपको मेडिकल इमरजेंसी होती है, इन सारी चीज़ों का शेल्टर मिलता है आपको वेस्ट के अंदर रहने में, क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं। अप टू 40, 45, 50% का टैक्स दे रहे होते हैं। बट यहाँ पर जब 50% का टैक्स किया, आपको 0% टैक्स है यहाँ पर, तो आपको उसी तरह से आपको पे ऑफ करना चाहिए अपने आप को। मैं 15 16 साल से 20 साल से रह रहा हूँ यहाँ पर, वॉट एवर द केसेस। यहाँ पर लोग 50 50 साल रह चुके होते हैं, बट वो चीज़ नहीं सोचते कि भाई ये टैक्स फ्री इनकम टैक्स फ्री है, तो बट उसको आप अपने हिसाब से जब इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा उसका, उस टैक्स फ्री इनकम का। सो जब आप यहाँ आते हैं तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की और जगहों पे इन्वेस्ट करने की, जिसमें आपको कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं देना पड़ता। आप जब यहाँ पर आते हैं तो आप इवन पाकिस्तान में जब इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट आपको वेलकम करती है। मतलब ये इट्स फनी कि आप जब पाकिस्तान के अंदर होते हैं तो आप बीइंग अ सिटीजन आपको उस तरह के बेनिफिट्स नहीं मिलते। जब आप ओवरसीज़ हो जाते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं खुद पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, जो जैसे आरडीए हो गया, रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेट कर रही होती है बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी। सो दिस इज़ अ फैक्ट जो लोगों को पता होता एक तो नहीं होता, लेकिन अगर पता हो भी तो उसको उस तरह से कैपिटलाइज नहीं करते। इसी तरह से आप इन्वेस्ट करते हैं जब आपको लेट्स से जो नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट है इसके अंदर जो टैक्स का रेट है, विद होल्डिंग टैक्स का रेट वो कम होता है कंपेयर टू लेट्स से पाकिस्तान में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है उसको जो रेट मिल रहा है उससे वो कम होता है। टैक्स फाइलिंग के अंदर भी बड़ा फ़ायदा होता है अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हो जाते हैं। इसी तरह से आप यूके में जाते हैं तो आपको वहाँ पर भी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इस तरह से जो आप आईएसी की बात कर रहे हैं, इसी तरह से आईआरए, रॉथ आईआरए, इस तरह का यूएस ये जो यूएस में होता है या कनाडा में टीएफएसए अकाउंट होता है, वहाँ पर भी आपको फ़ायदा होता है। पाकिस्तान में इस तरह के फ़ायदे नहीं होते। आपको इवन जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर जो बेनिफिट था एक कि आपको टैक्स, आई थिंक आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली कि क्या फ़ायदा होता था, लेकिन वीपीएस अभी पेंशन स्कीम है उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलता है, बट म्यूचुअल फंड्स के अंदर टैक्स एग्जाम्पशन मिलती थी, वो भी ख़त्म कर दी। सो इस तरह के फ़ायदे आपको जब आप बाहर जाते हैं तो आपको बहुत सारे मिलते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए एजुकेटेड होना चाहिए। फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैनेजमेंट कैसे होती है पैसों की, और आपके पैसे सिर्फ आपके हाथ में आते हैं तो ये नहीं होता कि उसको खर्च करना होता है। सेव भी करना मकसद नहीं है, आपको प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना चाहिए, एक सही व्हीकल के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। मेरे एंड से व्हीकल की बहुत आपने सारी और बात चीज़ें की। भी है, बट आई थिंक टाइम थोड़ा सा उसमें लिमिटेड है, तो हाँ, आप व्हाट डू यू से बिल्कुल। अबाउट दैट? आप नहीं हम्म। नहीं, आई टेंड टू एग्री बिकॉज होता क्या है इवेंचुअली आपकी भी कमाने की सलाहियत। इनफैक्ट मैं अभी से ही सोच रहा हूँ, आई एम इन माय 40s। मुझे लगता है अगर मैं 50s में रिटायर हो जाऊँ अच्छी बात है, बिकॉज जिस जिस एनवायरनमेंट में मैं काम करता हूँ काफ़ी हाई प्रेशर टारगेट ड्रिवन एनवायरनमेंट होता है। तो ऑब्वियसली रिवॉर्डिंग भी है, पैसे भी आपको अच्छे मिलते हैं, लेकिन बाय ज़ाहिर आपकी हेल्थ, मेंटल हेल्थ तो खास तौर पे। और जैसे मेरी नज़रें और कमज़ोर हो गई यहाँ आकर, बाल और गिर गए, तो ये चीज़ें भी होती है। फिर आपको टाइम देना होता है फैमिली वगैरह को, तो आप इवेंचुअली आप सोचते हैं कि यार सारी ज़िंदगी काम तो नहीं करना ना, उम्र का आखिरी हिस्सा कम से कम बंदा एंजॉय कर ले, रिलैक्स हो जाए। तो उसके लिए फिर ज़रूरी है वो बंदा तभी अर्ली रिटायर हो सकता है अपने अर्ली 50s में या मिड 50s में, जब उसने अपना सही मानों में इन्वेस्टमेंट करके वेल्थ क्रिएट की हुई और फिर वो आगे जाके वो उसको डिविडेंड देती रहे, ताकि जो उसका एक मिनिमम मंथली इनकम की रिक्वायरमेंट है, यानी आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अगर इस वक्त आप फॉर एग्जांपल यूके में 3-4 हज़ार पाउंड कमा रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये मेरी मंथली इनकम है, तो आज जब मैं रिटायर होऊंगा तो मेरा इतना मंथली सिर्फ मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट से आना चाहिए, ताकि मैं सेम लिविंग स्टैंडर्ड को मेंटेन कर सकूं। सर एनीवे, सर दूसरी बात आपने जो कही उसके ऊपर क्या कहते हैं, व्हीकल के ऊपर आपने बात की, तो मुझे ये बताएं कि
जो इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स है, मुझे ब्रोकरेज फर्म्स के हवाले से लोग अक्सर पूछते हैं। तो अगर कोई यूएई में बैठा हुआ है, तो वहाँ पर जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, आपका लोगों से बातचीत भी होती है कि किस तरह के जो ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स है, ऐप्स है जो यूज़ करते हैं। अगर यूके की बात कर लिया, यहाँ पे जो ज़्यादातर पॉपुलर हैं, ट्रेडिंग 212 है, आईजी है, हारग्रीव्स लैंसडाउन है, इंटरैक्टिव ब्रोकर है, इन्वेस्ट इंजन है। यूएई में कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं स्पेशली जिनके थ्रू आप, जो इंटरनेशनल भी हो, जिनके थ्रू आप अमेरिकन मार्केट में या यूएई की, सॉरी, यूके की या यूरोपियन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकें? अच्छा, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पर। हर बैंक ऑप्शन देता है आपको यहाँ पर कि बैंक के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर एक बहुत मशहूर प्लेटफॉर्म है जो होम ग्रोन है, सर्वा का। उसके थ्रू मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, और लोगों को, जो नए लोग होते हैं, उनको भी मैं रेकमेंड करता हूँ कि सर्वा के थ्रू जाएं। जो लोग एडवांस लेवल के ऊपर चले जाते हैं, यानी कि उनका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है, एंड दे अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज उसमें ये होता है कि जो लोकल कंपनीज होती हैं उनमें कस्टमर सर्विस सपोर्ट अच्छी मिल जाती है, और थोड़ा सा फ्रिक्शन भी कम होती है, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट ओपनिंग के अंदर थोड़ा से मसले हो सकते हैं, वो आपको फ्रिक्शन कम हो जाती है। बट उसके बाद जब थोड़ा सा आपका एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो इंटरैक्टिव ब्रोकर हो गया, स्विस कोट हो गया, या इस तरह के जो बड़े जो इंटरनेशनल ब्रोकर्स हैं, वहाँ जा सकते हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि यूएई में एटलीस्ट मैंने ये देखा है कि आप ट्रेडिंग फीस जो है ना, वो आप पे लगती है। कहीं ना कहीं से आपको ऑप्शन, जो प्लेटफॉर्म्स ट्रेडिंग पे लेट्स से फीस लगा रहे होते हैं, वो क्लियर होते हैं, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट होते हैं। बट बहुत सारी जगहों पे मैंने ये देखा है कि ट्रेडिंग फीस अगर वो चार्ज नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं से वो पैसे बना रहे हैं, तो लेट्स से वो स्प्रेड पे बना स्प्रेड से लेंगे, जी, पैसे बना स्प्रेड रहे पे हैं। पैसे, सो हाँ ये चीज़ बिल्कुल। आपको देखनी चाहिए कि जो एग्जैक्टली exactly, हाँ, एग्ज़ैक्टली। सो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए थोड़ा बहुत देखने के बाद कि प्लेटफ़ॉर्म अच्छा होना चाहिए, 2 नंबर तरीके से पैसे ना बनाए वो आपसे। और दूसरी बात ये कि जो नए-नए लोग हैं, उनको सीएफडी प्लेटफ़ॉर्म से बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। दे शुड स्टिक टू प्लेटफ़ॉर्म्स जहाँ पर आपको फ़िज़िकल कस्टडी ऑफ शेयर्स मिले, जिसके अंदर आपके बड़े-बड़े प्लेटफ़ॉर्म, जिन पे मैं अपने चैनल पे बात ही कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पर जाना चाहिए, रादर देन गोइंग इनटू सीएफडी प्लेटफ़ॉर्म, जिसके ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ़ नंबर्स पे बात हो रही होती है। और दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट विन, बिकॉज़ वहाँ पर लेवरेज भी होता है, वहाँ पर सीएफडीज होते हैं, वहाँ पर एक दिन का डिलीवरी होती है, अगले दिन फिर आपको इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है। देयर आर सो मेनी थिंग्स रॉन्ग विद दोज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। सो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करें, रादर देन गोइंग फॉर ट्रेडिंग। अगर आप जीसीसी कंट्रीज में रहते हैं, स्पेशली अगर आप यूएई में रहते हैं, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनली यूएस के स्टॉक्स के अंदर सर्वा के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म लगता है। इसके अंदर 3 मॉड्यूल्स हैं, उसके अंदर सर्वा सेव, सर्वा ट्रेड और सर्वा इन्वेस्ट। इन तीनों प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की अलिफ बे भी नहीं पता, तब आप सर्वा इन्वेस्ट के थ्रू बहुत आराम से ईटीएफ्स के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। सर्वा ट्रेड के अंदर अगर एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट इस तरह के शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो सर्वा ट्रेड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से सर्वा सेव है, जो कि फिक्स इनकम आपको प्रोवाइड करता है, चाहे वो कन्वेंशनल हो, चाहे वो शरिया कंप्लाइंट हो, दोनों किस्म की आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सर्वा के प्लेटफॉर्म को अगर आपको यूज़ करना है, तो आप मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको यूज़ करते हुए आप रेफरल बोनस मिल सकता है। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो ब्रोकर जो है, इसके अंदर आपके पास हर तरह के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खुद देखना है। आई वुड से कि जो बिगिनर है, वो सिंपल वे में स्टार्ट करे, और कभी भी ट्रेडिंग का ना सोचे कि उसको लेट्स से टाइम करना है। कभी मार्केट नीचे चली जाती है, कभी ऊपर चली जाती है। स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट करना आप अपनी एजुकेशन के लिए कर सकते हैं, बट आई वुड रादर प्रेफर ईटीएफ। तो ये तो खैर एक जनरल हमने बात कर ली कि ब्रोकर्स कहाँ-कहाँ देखने चाहिए, क्या-क्या देखने चाहिए। बट जो ब्रॉडर क्वेश्चन है, जो आजकल सिचुएशन है, उसमें इन्फ्लेशन है, उसमें अनसर्टेनिटी है, उसमें इस वक्त यूके के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या देख रहे हैं? इन्फ्ले जो जो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट सिनेरियो, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। बट यूके के हिसाब से या इन जनरल आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यूके में स्पेसिफिकली जेट फ्यूल का एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वली, मैं यूके भी बात करता हूँ, स्टार्ट इसी से करते हैं, बट मुझे लगता है कि ग्लोबली वी शुड ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, क्योंकि जो ये वॉर आई है, इसकी वजह से जेट फ्यूल का आपने कहा उसके प्राइस डबल से ऊपर हो गए, तो जाहिर है एक एविएशन, और यहाँ पर अब समर स्टार्ट हो रहा है। आपको पता है यूरोपियंस बहुत ट्रैवल करते हैं, पूरे साल वेट करते हैं, क्योंकि वेदर पिछले 6 महीने ऐसा होता है कि कोई ट्रैवल नहीं करते इतना ज़्यादा, अपार्ट फ्रॉम क्रिसमस वगैरह, कोई अगर स्कीइंग के लिए जा रहा, अदरवाइज समर में बहुत ज़्यादा ट्रैवल होता है। सारे इनकी जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है, टूरिज्म, वो सब इस पर डिपेंड करता है। तो एविएशन एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है। और अब जेट फ्यूल जो अगर महंगा हो गया, तो इसकी वजह से जाहिर है जो फेयर्स हैं वो बहुत बढ़ गए। और मैं कुछ रिपोर्ट्स चेक कर रहा था जहाँ पे जहाज़ों के किराए बहुत बढ़ गए, तो ये इम्पेक्ट तो आएगा।
लेकिन इसके पीछे देखें ना अंडरलाइंग रीज़न क्या है? अंडरलाइंग रीज़न है ऑयल प्राइस का बढ़ना। केरोसिन तो एक कैटेगरी हो गई, जेट फ्यूल ठीक है। बट ओवरऑल भी अगर आप देखें जो ख़ाम तेल है जिससे फिर आप पेट्रोल भी बनाते हैं, डीज़ल बनाते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाते हैं और गैस, इनके प्राइसेज़ ऊपर गए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के क्लोज़ होने से। तो इस वक़्त जो हालात नज़र आ रहे हैं, यूएस जो है वो बॉम्बार्डमेंट करे जा रहा है ईरान के ऊपर, ये कहते हुए भी कि हमने ख़त्म करना है, वो 5 हफ्तों से कह रहा है कि बस 1-2 हफ्ते में हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है? पता कुछ नहीं है। दूसरी तरफ ईरान जो है इट्स नॉट बजिंग, वो रेज़िस्ट किए जा रहे हैं। हर दफ़ा वो काउंटर अटैक करते हैं, तो वो शो कर रहे हैं कि अभी जैसा कि यूएस क्लेम कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो वो अभी भी रखते हैं सलाहियत अपनी मिलिट्री के ज़रिए नुकसान पहुँचाने की। तो जब तक उनका होल्ड है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे और ये पूरी जो सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई हुई है, ना सिर्फ़ ऑयल की बल्कि और भी कमोडिटीज़ जो वहाँ से पास थ्रू होती हैं, फिर अगर इनके ईरान की जो सपोर्टिंग कह लें प्रॉक्सीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह वग़ैरह, वो अगर रेड सी को भी चोक करते हैं, जो वहाँ की जो सी रूट है, तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम मज़ीद बढ़ेंगी। और अगर आप देखें, जब ऑयल प्राइस ऊपर जाते हैं, तो जो हिस्टोरिकली होता रहा है, होता क्या है, ऑयल प्राइस ऊपर जाने से ना हर चीज़ महँगी हो जाती है क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदेंगे, हर प्रोडक्ट की सप्लाई चेन का एक की पार्ट होता है लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो जब ऑयल बढ़ जाता है, महँगा हो जाता है, तो ज़ाहिर है हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ जाती है। उसकी वजह से फिर जो इकोनॉमीज़ हैं, उन पे इम्पैक्ट आएगा। जो तेल इम्पोर्ट करें, यूके तो बहुत ज़्यादा रिलाय करता है इम्पोर्टेड फ्यूल पे। तो ज़ाहिर है फ्यूल महँगी हो जाएगी, तो आपकी गाड़ियों का तेल महँगा हो जाएगा, फिर बिज़नेसेस जो हैं ज़ाहिर है उन पे इम्पैक्ट आएगा और जब लोगों की जेब पे ये इम्पैक्ट आता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है इसकी वजह से, तो लोग फिर थोड़ा-सा अपने एक्सपेंसेस को कट करते हैं, तो बिज़नेसेस स्ट्रगल करते हैं। यानी पहले ही यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा था, अब उससे आप पूरी तरह रिकवर नहीं हुए, अब ये दूसरी मुसीबत आ गई है। तो अगर तो ऑयल प्राइसेस जो है वो एलिवेटेड रहते हैं कुछ अरसे और मज़ीद ऊपर चले जाते हैं, कि जैसे कि कुछ एनालिस्ट कह भी रहे हैं, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, जिसकी वजह से फिर सेंट्रल बैंक्स, जिनसे उम्मीद ये की जा रही थी कि वो इंटरेस्ट रेट्स कम करेंगे, वो बजाय कम करने के होल्ड कर लेंगे, बल्कि अभी लेटेस्ट पॉलिसी डिसीजन में तो होल्ड भी किया है, उल्टा बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो अगर ऐसा होता है, इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव होता है। दुनिया भर में ज़ाहिर है जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है, तो बिज़नेसमैन फिर वो कर्ज़ा तो नहीं उठाता, बिकॉज़ कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो वो फिर एक्सपेंशन नहीं करेंगे, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं करेंगे, इकोनॉमिज़ के लिए अच्छा नहीं होता। पास्ट में आपने ज़िक्र किया समा मनी का, उस पे बहुत डिटेल में मैंने ये वीडियोज़ की थी कि ये साइकिल समझना ज़रूरी है, कि इंटरेस्ट रेट की साइकिल जब ऊपर जाती है, तो कौन से सेक्टर्स जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, फिर जब साइकिल रिवर्स होती है, तो फिर क्या होता है। सो इस वक़्त ऐसा ही लग रहा है कि जो एक इंटरेस्ट रेट नीचे आने की उम्मीद थी, उस पे काफ़ी पानी फिर गया है। अब इन्फ्लेशन का डेटा देखना होगा लेटेस्ट, सो उससे पता चलेगा कि अभी आई थिंक जो यूके का मेरे ख़्याल में वो जो टारगेट था उससे तो ऊपर आया है। अब अगला मंथ का डेटा कैसा आता है, जंग कितनी लंबी खिंचती है और ऑयल प्राइस कहाँ जाते हैं, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और अगर उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना शुरू होते हैं, तो ऑब्वियसली जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो आप कह रहे हैं, आप जो जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, वो फिर मूव करेंगे यूएस ट्रेज़री की तरफ, क्योंकि ज़ाहिर है इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते हैं, स्पेशली फेड के फेडरल रिज़र्व का जो फंड रेट है, तो डॉलर महँगा हो जाता है। लोग, आप खुद सोचिए ना, अगर एक तरफ आपको बगैर रिस्क लिए 5% 6% प्रॉफ़िट मिल रहा है, तो फिर आप क्यों रिस्क लेंगे? आप रिस्क फ्री जो एसेट्स हैं उनके पीछे जाएँगे। तो इस इसकी वजह से फिर क्या होता है कि लोग गोल्ड भी डंप करना शुरू कर देते हैं। तो सारा जो इंस्टीट्यूशनल मनी है वो उस तरफ जाती है। ये बड़ा पैसा, लिक्विडिटी जिसको हम कहते हैं, जिस मार्केट से लिक्विडिटी निकलती है, ऑब्वियसली वो मार्केट नीचे जाती है। फिर जिस मार्केट में वो लिक्विडिटी पंप होगी, वहाँ पे ज़ाहिर है फिर तेज़ी आएगी। तो ये होगा ये कि अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाना शुरू होते हैं, तो ये मार्केट्स के लिए नेगेटिव होगा। लेकिन जैसा कि हमने पॉडकास्ट के शुरू में भी बात की, कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, तो ये अपॉर्च्युनिटी हो सकती है डिप बाइंग के लिए, कि आपको सस्ता चीज़ें मिल रही हैं, आपको ज़रूरत नहीं है पैसों की अगले 5-7 साल में, तो आप बाय करके होल्ड कर सकते हैं। सो फॉर यूके, नॉट जस्ट यूके, पूरी दुनिया के लिए मुझे लगता है कि अब एक इन्फ्लेशन का एक तूफ़ान आएगा, बिकॉज़ अभी जो हालात लग रहे हैं, 5 महीने की जो डिस्रप्शन, सॉरी 5 हफ्ते की जो डिस्रप्शन ऑलरेडी हो चुकी है, ये मज़ीद कितनी खिंचती है। और अगर ऑयल प्राइसेज़ इसी सतह पे रहते हैं 105, 110 पे और मज़ीद ऊपर जाते हैं, तो ये मुश्किलात होंगी और ज़ाहिर है महँगाई होगी। आपने खुद देख लिया, यूएस में भी मेरे ख़्याल में $1 बढ़ चुका है। यहाँ सेंट्स की बात नहीं हो रही, $1 बढ़ चुका है प्राइस में, इज़ाफ़ा हो गया, जो आई थिंक सब कुछ लोग कह रहे हैं शायद हिस्टोरिकल है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद पहली मर्तबा ऐसा हुआ इतने कम टाइम में, इतना प्राइस बढ़ गया है। यूके में भी बढ़ रहा है, फिर पाकिस्तान में भी हम खबरें देख रहे हैं हर तरह की, आई थिंक कुछ 450 से ऊपर चला गया पेट्रोल। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमीज़ के लिए अच्छा नहीं है, स्पेशली ऐसी तमाम कंट्रीज़ जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं। और हम ऑयल पे ज़्यादा फोकस इसलिए कि हर बंदे को इम्पैक्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ी। लेकिन
अगर आपकी इकोनॉमी कोई इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करती है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते हैं और वो नहीं आ पा रहे हैं, या आपके कोई ऐसी मशीनरी इंपोर्ट होती है जिसके ऊपर आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डिपेंड करता है, आपकी एक्सपोर्ट डिपेंड करती है, तो ये सारा जो है ना ओवरऑल एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। सो यू नेवर नो कि अगर एक ग्लोबल रिसेशन इसकी वजह से स्टार्ट हो जाए। इस वक्त तो ज़ाहिर प्रेडिक्ट करना कुछ भी मुश्किल है। नज़रें रखनी होगी। जो मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा दो स्विंग फैक्टर है उनको देखना होगा। अब तीन क्या लेवल के, एक तो ऑयल प्राइसेस पर नज़र रखनी होगी कि वो किधर जाते हैं, फिर इन्फ्लेशन का जो डेटा आएगा वो, और फिर फेडरल रिजर्व या जो सेंट्रल बैंक से उनकी पॉलिसीज़ क्या होती है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं या नहीं। ये तीन चीज़ें जो इनको देखना होगा, उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है। क्योंकि अगर तो ये चीज़ें जिस तरह मैंने कहा, ऑयल ऊपर जाता है, इन्फ्लेशन बढ़ती है और उसके बाद इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में उस सूरत में स्टॉक मार्केट जो है वो बेरिश रहेंगी। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक चीज़ मैं एडिशनल एक्सप्लेन कर दूं, बहुत सारे लोगों को जो आउटसाइड यूएई हैं उनको शायद ना पता हो कि जीसीसी का पूरा रीजन जो है इसके अंदर जो आपके करेंसीज हैं वो पैक्ड हैं यूएस डॉलर से। सो दिरहम जो है वो पैक्ड है यूएस डॉलर से। पिछले 20 25 30 साल के अंदर आप देखेंगे तो उसकी वैल्यू $1 की जो है वो 3.67 है। सो इट्स ऑलवेज पैक्ड। और बिकॉज ऑफ दैट जो भी इम्पैक्ट आता है यूएस के अंदर इंटरेस्ट रेट्स का, वही डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है यूएई के अंदर इंटरेस्ट रेट्स का। तो उसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यूएस में जो होने वाला है वो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही होगा। बट उसका फ्लिप साइड ये है कि जब यहाँ पर लेट्स से अभी कुछ अर्से पहले तक सब कुछ सही चल रहा था, यानी कि यहाँ पर ग्रोथ हो रही थी, यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही थी, सब कुछ सही था। बट यूएस के अंदर आपको नज़र आ रहा था कि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर ऑल्दो के सब कुछ सही, सॉरी, कम हो सकते हैं। सो जब वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे। सो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, ऑलरेडी इकोनॉमी जो है वो अच्छी चल रही है और लेट्स से ओवर हीटेड भी कह सकते हैं। सो उस पॉइंट पर आपके इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाएंगे क्योंकि वो पैक्ड है दिरहम। उसकी वजह से आप पे इम्पैक्ट आता है और वहाँ पर दोबारा से जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो ऑटोमेटिकली लोग जो है ना और खर्चा करना शुरू कर देते हैं। सो ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि जब आप इंटरेस्ट रेट्स की बात करते हैं तो आप पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, चाहे वो आपके होम लोन्स हों, चाहे वो आपके क्रेडिट कार्ड्स हों, चाहे वो आपके पर्सनल लोन्स हों, या अगर आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं तब भी इन्फ्लेशन के ऊपर वो इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे तो इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली, अगर आपकी ओवर हीटेड इकोनॉमी है तो उसके अंदर वो इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी। सो दीज आर सम थिंग्स के आपको इम्पैक्ट आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन आप अगर उसको समझ रहे हो चीज़ों को तो आप उसको ओवरसी कर सकते हैं। उसमें आप हेजिंग कर सकते हैं। जैसे कुछ अर्से पहले मैंने एक डॉलर पे वीडियो की थी कि पाकिस्तान में जो डॉलर है उसने आई थिंक कोई 3 साल का ऐसा पीरियड था जिसमें आई थिंक 200% से भी ज़्यादा ऊपर गया है, रिटर्न दिया उसने। तो लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल में तकरीबन फ्लैट रहा है, 1-2% से ज़्यादा ऊपर नहीं गया डॉलर। लेकिन अगर आपको याद हो, हम समा मनी पे भी जब करते थे उन दिनों में डॉलर बहुत ऊपर जा रहा था, तो हमने वीडियोस की थी, इसको प्रेडिक्ट किया था कि कहाँ जाएगा। सो इसमें एक हैजिंग ये हो सकती है कि जो आपने इमरजेंसी फंड की बात की है, मैंने की कि जो आपका इमरजेंसी फंड है, मैंने कहा ना मैंने तो प्रीमियम बॉन्ड में रखा है क्योंकि मेरी तो अर्निंग ही पाउंड्स के अंदर है। लेकिन जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो पाकिस्तानी रुपीज़ में कमा रहा है, उसके लिए एक हैज ये हो सकता है कि अगर उसको किसी तरह का रिस्क नहीं लेना तो वो अपनी सेविंग्स को डॉलर में रख सकता है। क्योंकि जो उसके ऊपर इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट आना है, अगर वो डॉलर में अपनी सेविंग्स रखता है तो मेरे ख्याल में ही विल बी बेटर ऑफ देन समबडी जो अपने पैसे पाकिस्तानी रुपीस में रखता है। क्योंकि अगर डिवैल्यूएशन होती है तो जिसकी सेविंग डॉलर्स में होगी वो उसको नेविगेट कर लेगा, लेकिन जिसकी सेविंग्स पाकिस्तानी रुपीस में रखी हुई होंगी वो बेचारा पीछे रह जाएगा। अच्छा, उसमें मैं ये समझता हूँ कि डॉलर में रादर देन कीपिंग इट डॉलर, वो गोल्ड में रख ले तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर अगर आप उसको अगर शॉर्ट टर्म की बात है तो फिर तो गोल्ड में रख ले, या आप उसको किसी हायर इंटरेस्ट यील्डिंग प्रॉफिट या इस्लामिक बैंकिंग जो भी है आपको वो करना है, वो ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू डॉलर। क्योंकि डॉलर अगर लॉन्ग टर्म में रख लेंगे आप, तो डॉलर हमने देखा है कि लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आपने अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो वो उसको कहीं भी बीट नहीं करता। सो शॉर्ट टर्म के लिए सही है कि डॉलर कर हाँ सकते हैं, बिल्कुल बट आपको सही है, पता है डॉलर लेकिन भी इतना इसमें आसान नहीं रहा है हाँ हाँ। बिल्कुल सही, लेकिन जो आप कह रहे हैं ना कि आपने इन्वेस्टमेंट की थी, मैं तो कह रहा हूँ ये वो पैसा जो इन्वेस्ट करना ही नहीं है आपको, ठीक है, तो वो आप डॉलर हाँ, में रख करना सकते नहीं हैं। है, हाँ हाँ। गोल्ड हाँ, बेहतर ऑप्शन छोटे हो सकता शॉर्ट है। टर्म के। हाँ गोल्ड हुँ। बेहतर ऑप्शन हो सकता है जैसे अपना, लेकिन इस वक्त जो अगर आप देखें ना, वैसे तो गोल्ड का आउटलुक बहुत बुलिश है। इस वक्त जो दुनिया के हुँ। हालात हैं, गोल्ड शुड बी लाइक शूटिंग थ्रू द रूफ, होना यही चाहिए। लेकिन आप देखें कि तुर्की ने कितना बड़ा डंप किया है, इतने ज़्यादा गोल्ड बेचा है क्योंकि उनको अपने लीरा को बचाना है, उनको पैसे चाहिए। तो उन्होंने इतना ज़्यादा गोल्ड डंप किया मार्केट में जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे गिरे। तो होना तो ये चाहिए कि इस वक्त गोल्ड ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होती हैं कि दुनिया के सेंट्रल बैंक्स अपनी करेंसीज को बचाने के लिए, लिक्विडिटी सिक्योर करने के लिए, उनको अगर पैसों की ज़रूरत पड़ती है और वो गोल्ड बेचते हैं, तो ऑब्वियसली गोल्ड के प्राइसेस पे भी प्रेशर रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो
इसको कहना बड़ा मुश्किल है कि आपको गोल्ड भी हाई रिस्क होता है, बट अगेन 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 आइदर वे गोल्ड या डॉलर पाकिस्तानी रुपीस से बेहतर होगा, आप जिसमें भी रखें। हाँ, सही बात है। अगर अगर डिवैल्यूएशन का प्रॉब्लम आता है, हाँ, क्योंकि लास्ट 3 डिवैल्यूएशन। इयर्स के अंदर हमें डिवैल्यूएशन नज़र नहीं आई है। सो वो उसमें भी लोग जो है वो थोड़ा-सा कहते हैं कि यार कैश में रखने को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन अगेन टाइमिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आप इस तरह की चीज़ों को फ़ोरकास्ट भी नहीं कर सकते, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को नहीं फ़ोरकास्ट कर सकते। इसीलिए टाइमिंग मुश्किल होती है और टाइम इन द मार्केट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म, चाहे वो इस स्टॉक वक्त मार्केट हो पाकिस्तान की, चाहे कहीं कहीं की भी हो। फोरकास्ट करने के लिए आपको प्रेसिडेंट ट्रम्प के इनर सर्कल में होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हाँ, आपके वो पास फिर आप इंफॉर्मेशन है इनसाइडर काम तो कर आप सकते हैं। आप आप चढ़ती हुई मार्केट में भी पैसे बनाएंगे, गिरती हुई मार्केट में भी पैसे बनाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि सही बात है। अगला मूव क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें कवर की हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि अभी हमें कवर करनी थी, बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी 1 आवर मार्क, ऑलमोस्ट 1 आवर की हमारी पॉडकास्ट हो गई, तो आई थिंक नेक्स्ट टाइम हम कर सकते हैं। और इसमें और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर मुझे बात करनी थी, जैसे स्पेशली यूके इमिग्रेशन, क्योंकि इमिग्रेशन ओवरऑल अब पाकिस्तानी निकलना भी इतना आसान नहीं रहा है ना। अब पहले बहुत आसान होता था कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाते थे और इवन गल्फ़ कंट्रीज़ भी और आसान होते थे। बट अब सिचुएशन ऐसी रही है कि अब हर जगह आसान भी नहीं रहा है और गल्फ कंट्रीज़ का तो सिचुएशन वैसे ही इतनी कोई अच्छी नहीं है, एटलीस्ट करंटली। सो इस पॉइंट को हम अलग से भी डिस्कस करेंगे कि यूके के क्या क्या मसले हैं और किस तरह से लोग अगर आना चाहते हैं तो आ भी सकते हैं, करंटली कोई सिचुएशन है कि नहीं है। बट आई थिंक वो दैट शुड बी फॉर अनदर पॉडकास्ट। अगला पॉडकास्ट वो फिर सिर्फ इसी पे कर लेंगे ना, वो फिर हम किसी और चीज़ पे हाँ, बात नहीं करेंगे। ठीक है। हाँ, नो, इट्स लाइकवाइज इट्स एन ऑनर, आपसे कनेक्ट होना अच्छा लगा। पहले भी हमारी जो पास में सिटिंग्स रही अच्छी रही, मज़ा आया बात करके। और कभी कभी डिटेल वीडियोस इस तरह से कैंडिड गुफ्तगू भी होनी चाहिए। हम स्क्रिप्टेड वीडियोस तो करते रहते हैं, बट कैंडिड डिस्कशन होता है तो उसका मज़ा ज़रा अलग होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलें, थैंक यू वेरी मच फारूक।